इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8 और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, लगभग 12-13 प्रॉपर्टीज बताया था मैंने। तो होप है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसमें जो मैंने बताया है उसको आपने समझा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताए थे कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज किया जाता है। जो जब हम लोग टेंजेंट पावर देते हैं किसी सरफेस पे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोग मात्र एक या दो लेक्चर और जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसके बाद मेरे अनुसार ये खत्म हो जाएगा और बाकी बात जो आप लोगों के द्वारा जो दिया हुआ टॉपिक रहेगा उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हम लोग जानते हैं एरिया क्या है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हम लोग को एरिया जानना है कि एरिया आखिर होता क्या है। तो आप लोग आज जान लो कि एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। जैसे ए इसका भुजा ए है, ए है, ए है, ए है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो खाली हम लोग ए स्क्वायर लिख देते थे। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन भी होता है और इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ये मेन पॉइंट है, आप लोगों को लिखना अपने नोटबुक में कि एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मेरा ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई है, और ना एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हम लोग इसको ऐसा समझिए, इसको ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये बोलो जो इधर समझिए, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये 3D में आप लोग पढ़े होंगे। इधर एक्स है, इधर वाई है, तो इधर क्या होगा, जेड होगा। ये बोर्ड के इधर क्या होगा, जेड होगा। अगर हमने यहाँ पे एक एरिया लिया है, एक वर्ग लिया है जिसका भुजा कितना है, ए है। ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो चूंकि ये एक्स वाई की तरफ है, एक्स तरफ वाई तरफ, तो चूंकि ये एक्स वाई की तरफ है तो इसका डायरेक्शन हम लोग बताएं कि एरिया का डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो एक्स वाई की तरफ है, इधर और इधर में, यहाँ पे है ये जो एक्स है, ये जो वाई है और यहाँ एक्स है, तो यहाँ पे ये एरिया है, तो इसके परपेंडिकुलर यही ना होगा, ये वाला जो जेड। तो लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, के कैप या ए स्क्वायर माइनस के कैप, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं वाई और यहाँ लेते हैं एक्स और यहाँ पे लेते हैं जेड और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसका लेंथ है एल, जिसका ब्रेथ है बी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, चूंकि ये एक्स जेड में है और तो एक्स जेड में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, वाई की तरफ, यानी जे का। एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अगर हम जहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई में है, तो उसका डायरेक्शन एरिया का कहाँ हो जाएगा, जेड पर हो जाएगा। अगर एक्स जेड में है तो उसका डायरेक्शन वाई की तरफ हो जाएगा, अगर वाई जेड में है तो उसका डायरेक्शन एक्स की तरफ हो जाएगा। तो होप है कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। एक देखिए, और जैसे यहाँ पे एक क्यूब लेते हैं, अगर मुझे यहाँ का डायरेक्शन चाहिए, यहाँ का एरिया वेक्टर चाहिए, तो ये एरिया हो गया और इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर यहाँ का चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर, अगर यहाँ का चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर, अगर यहाँ का चाहिए तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर।
यानी कि सरफेस के क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसका डायरेक्शन, एरिया का। एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखिए ये जो सरफेस है उसका क्या है, दो तरफ हो सकता है। ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर दो हो सकता है, एक इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है। लेकिन हमेशा हम अपवर्ड वाला लेते हैं, बाहर की ओर जो निकला हुआ रहता है वो हम लोग लेते हैं एरिया का डायरेक्शन। अंदर वाला हम लोग एरिया का डायरेक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये वाला। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं बेलन का, सिलेंडर का। अगर यहाँ का हमको डायरेक्शन चाहिए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ का डायरेक्शन चाहिए तो एरिया का, तो परपेंडिकुलर। यहाँ का डायरेक्शन चाहिए तो परपेंडिकुलर। यहाँ का डायरेक्शन चाहिए तो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा कोई सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए, अब हम लोग एरिया वेक्टर समझ गए तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए, जैसे मान लीजिए यहां पे हम एक एरिया लेते हैं, ऐसे एक एरिया है, ये एक एरिया है, ऐसे मेरा जैसा हाथ है, यहाँ पे एक एरिया लिए हैं, एक एरिया है। ठीक है, इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, इस एरिया को जो हम लोग बनाया है उस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये एरिया को ऊपर से निकल जा रहा है, यहाँ से मतलब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, तो केवल कितने, 1 और 1 2। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2। इस एरिया में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं, चीरते हुए जा रहे हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा, फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस, कि किसी सरफेस से, किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसको पार करते हुए निकल रहा है, वही होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है बहुत क्या था, दूर दूर था। हम लोग बताए थे हम पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत दूर दूर होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत नहीं होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, वहां का ताकत क्या होता है, मजबूत होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। जैसे यही एरिया हम लेते हैं, यही एरिया हम लेते हैं। अब इससे मैं मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो भी पार कर जा रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पार कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग लिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेंगे, डेंसिटी उसका बढ़ा दिए। जब बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स था तो इसमें कितना पार कर रहा था, 2। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब कितना होता है, 1 2 3 4 5 6। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। परपेंडिकुलर की किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे ये सरफेस है, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो पार कर रहा है इससे। ये जो मेरा सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, तो इधर से जो इसको चीरते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, इसके पार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा वही हम लोग काउंट करेंगे, कि वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग काउंट करेंगे। जो इसको यहाँ से छूता हुआ निकल जा रहा है, यहाँ से छूता हुआ निकल जा रहा है, वो काउंट नहीं होगा। जो इसको बीच से चीरते हुए जा रहा है, ठीक है, इसको बीच से चीरते हुए जा रहा है, परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर जो जा रहा है उसको हम लोग काउंट करते हैं। इसे टच करके निकल जाएगा, उसको काउंट नहीं करते हैं। अभी जैसे हम इसका एग्जांपल देंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो सरफेस था, इससे पहले हम लोग 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भेजे थे, जिसमें 2 छूते हुए पार कर गया था, ऊपर से ही पार कर गया था। इससे क्रॉस परपेंडिकुलर कितना किया था, सिर्फ 2, तो फ्लक्स लिख दिए 2। इससे कितना पार कर रहा है, तो फ्लक्स हो गया 6। यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ेगा, फ्लक्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी सरफेस से पार कराएंगे, फ्लक्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, फाई से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। जैसे देखिए,
अगर हम लोग कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा रहे हैं तो कम फ्लक्स, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा रहे हैं तो ज्यादा फ्लक्स, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ताकत क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहाँ पे देखिए, इस सरफेस को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस सरफेस को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। इस सरफेस को हम बहुत बड़ा कर दिए, इतना बड़ा कर दिए। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूरी है कि बहुत ज्यादा निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। इस सरफेस को जब हम लोग बड़ा किए, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पार करते हुए परपेंडिकुलरली चला गया। तो इसको जब पार करते हुए चला गया, तो हम लोग जाने कि जब हम लोग एरिया बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपने आप बढ़ जाएगा। ये जो मेरा एरिया है वो जब बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपने आप क्या होगा। तो जब हम लोग एरिया क्या किए, जब हम लोग एरिया बढ़ा दिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएगा। मान लीजिए ये इतना छोटा एरिया है, इससे अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो जब लोग एरिया को बड़ा कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेगा, और एरिया बढ़ा देंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ज्यादा पास करेगा। तो हम लोग जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो फ्लक्स ज्यादा। अब हम लोग ज्यादा कि एरिया बढ़ा देंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पार होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। यानी चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दो, चाहे तो क्या बढ़ाओ, एरिया बढ़ा दो, दोनों बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। यानी फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे और फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे। और एरिया भी हम बताए हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग मिला करके लिखते हैं, इस फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और ये फाई, ये जो फ्लक्स है लिख लीजिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, नो टेंशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की कोई टेंशन ही नहीं है। जब स्केलर क्वांटिटी आता है तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इसमें वेक्टर रूल नहीं फॉलो होता है, बहुत सारा जोड़ना उड़ना नहीं पड़ता है, सिंपल वे में जुड़ता है। 2 + 3 5, 3 + 2 6, 3 + 2 5 ऐसे करके जुड़ता है, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसको जोड़ने के लिए जैसे हम लोग जोड़ सीखते हैं वैसे सिर्फ जोड़ देना, ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ हम डॉट ही क्यों लिए, यहाँ हम डॉट ही क्यों लिए, हम क्रॉस भी तो ले सकते थे। तो क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा, डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जांपल देके हम बता देते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। और ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है मेरा, इतना बड़ा जो सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। एरिया का डायरेक्शन कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये एरिया से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा एरिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो है रिजल्टेंट है, 2 भाग में बटेगा, इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, 2 कंपोनेंट। अब ई कॉस थीटा को हम लोग देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर एकदम पूरा एरिया को चीरते हुए जा रहा है ई कॉस थीटा, और जबकि ई साइन थीटा जो है ये आपको लग रहा है जैसे ये मेरा सरफेस है ना, तो इसको सिर्फ पार करते हुए जा रहा है ई साइन थीटा, ठीक है। जबकि हमको परपेंडिकुलर वाला चाहिए जो इसको चीरता हो जाए, ऐसे 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 जाए, जो चाहिए हमको ऐसे जाए वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इस जो सरफेस है उसको हम लोग देख रहे हैं कि ई कॉस थीटा ऐसे चीरते हुए जा रहा है, इधर ई कॉस थीटा ऐसे चीरते हुए जा रहा है, जबकि ई साइन थीटा जो है नीचे सिर्फ टच करते हुए जा रहा है। तो हम लोग ई साइन थीटा को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों को वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए जो सरफेस को परपेंडिकुलर चीरते हुए, बीच से चीरते हुए जाए, बीच से चीरते हुए यानी कि टच करते जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि एरिया के तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जो एरिया का डायरेक्शन होगा वही हम लोग लेते हैं। ई कॉस थीटा जनरली हम लोग लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा।
ई ए कॉस थीटा। अब देखिए, अब हम लोग जाने कि फ्लक्स जो है पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता था, एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब फ्लक्स जो है किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है। वो देखिए कैसे, यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेते हैं, आपको इसको समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को ये पूरा फ्लक्स का टॉपिक समझ में आ जाएगा। फाई बराबर ई डॉट ए, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। चलिए, पहले मेरा सरफेस ये है और ये मेरा सरफेस है। ये सरफेस ऐसा है, ये जो फर्स्ट सरफेस है वो ऐसा है, ऐसा। और ये जो सरफेस है मेरा ऐसा है। मेरे हाथ को आप लोग को देखना है, ये जो सरफेस है ऐसा है और ये जो सरफेस है वो ऐसा है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। अब हमें थीटा बताइए यहां पे कितना होगा और थीटा बताइए यहां पे कितना होगा। सोच करके बताइए, थीटा कहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा और यहां पे कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के भी, और ये जो थीटा होता है वो कहां के बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम दे दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे दिए हैं। आपको बस एरिया निकालना है कि एरिया का डायरेक्शन कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल होगा वही बताना है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करना है कि यहाँ पे एंगल कितना होगा और यहाँ पे एंगल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो ये जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पास हो रहा है, इधर पास हो रहा है ऐसे। ये जो मेरा सरफेस लिया है फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट और सेकंड से समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट सरफेस मेरा जो ऐसा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा पास कर रहा है, परपेंडिकुलर ये एकदम यहां से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। ठीक है, और एरिया का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर, चाहे इधर के लीजिए चाहे तो इधर के लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और एरिया भी कैसे है, ऐसे ही है, परपेंडिकुलर ही है। तो जब दो वेक्टर एक ही तरफ होते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर एरिया, जब दो वेक्टर एक ही तरफ होते हैं तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अब देखिए सेकंड सरफेस में, देखिए मेरा सरफेस ऐसा है, मेरा सरफेस कैसा है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर मेरा ऐसा होगा एरिया, सरफेस के परपेंडिकुलर मेरा कैसा होगा एरिया, ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया मेरा किधर है, इधर है। तो एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री। अगर यहाँ पे हम फ्लक्स निकालें, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए और कॉस 0 डिग्री, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 का मान 1। तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फ्लक्स। और यहाँ पे 90 डिग्री में देखते हैं तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 90 0, यानी फ्लक्स कितना होता है, 0, फ्लक्स मिनिमम। और फ्लक्स 0 होने का मतलब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास नहीं किया। ठीक है, जैसे ये जो सरफेस था, जो सेकंड सरफेस था मेरा, जो ऐसे सरफेस था, वहां से बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा पास कर रहा है, जबकि पास करना चाहिए एकदम चीरते हुए, बीच से पास करना चाहिए परपेंडिकुलरली, जबकि ऐसा पास कर रहा है। ये परपेंडिकुलर है, चाहे चीरते हुए जा रहा है, नहीं ना। तो जब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना तो इसको चीरते हुए जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक भी पास करेगा, इस ऐसे ना पास करना चाहिए, परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए, लेकिन पास वैसा कर नहीं रहा है। तो फ्लक्स कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, यानी कि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास नहीं कर रहा है, बस ऐसे है तो सिर्फ छूते हुए निकल जा रहा है। ऐसे जाता तो हम लोग काउंट कर लेते। तो इसके बाद मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो है गॉस लॉ। ये गॉस लॉ जो है 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 2 मार्क्स में आता है। और आप लोग को अच्छा से लिखना है इसका ऐसा। अच्छा, इसका असाइनमेंट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका असाइनमेंट थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो फाई बराबर ई ए है, फाई बराबर ई ए, हम पहले भी बताए हैं कि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिक किसी का भी असाइनमेंट निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताए थे, फोर्स बटा चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। सबसे फर्स्ट लेक्चर में, 2 लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर 2 में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाय चार्ज। और एरिया फोर्स का कितना होता है, न्यूटन,
इसका क्या होता कितना होता है चार्ज का कूलम्ब, और एरिया मतलब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। फोर्स बाय चार्ज, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि फ्लक्स का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोगों को बताना है हमें, ताकि आगे हम अच्छा करने की कोशिश करें, आगे और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करें, मेरा मेहनत बढ़े। और आप लोगों के लिए जितना हो सका मैं कर रहा हूँ। आपको लेक्चर को देखना है, अपने नोटबुक में उतारना है और इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना है, समझने की प्रैक्टिस करना है।